13.1 परिचय। पश्चिम एशिया में भारतीय समुदाय मुख्य रूप से दो स्थानों पर पाया जाता है, फारस की खाड़ी के देश और इजराइल। कई पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के लंबे इतिहास के बावजूद इस क्षेत्र में भारतीय समुदाय का आकार हाल ही में बढ़ा है। यह अनुभाग हाल के दशकों में क्षेत्र में भारतीय समुदाय के प्रवासन, निपटान और उद्भव पर ध्यान केंद्रित करेगा। अध्याय 13.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत और पश्चिम एशिया के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंध प्राचीन काल से मौजूद है। अहमद 1969। ये कनेक्शन व्यापक थे, पूर्वी भूमध्य सागर तक पहुंचते हुए और मध्य एशिया के बड़े हिस्से को कवर करते हुए। पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य बताते हैं कि भारत और पश्चिम एशिया के बीच व्यापार संबंध कम से कम सिंधु घाटी सभ्यता के दिनों से चले आ रहे हैं। भारत और पश्चिम एशिया को जोड़ने वाले 3 प्रमुख व्यापार मार्ग थे। सबसे पुराना फारस की खाड़ी का मार्ग था, जो सिंधु के मुहाने से फरात तक चलता था। दूसरा मार्ग भारतीय दर्रों से बल्ख तक, ऑक्सस से कैस्पियन गेट्स तक और अंताकिया में समाप्त हुआ। तीसरा मार्ग अदन के फारसी अरबी तटों से होते हुए लाल सागर तक का समुद्री मार्ग था। कम से कम ईसाई युग की शुरुआत तक भारत पश्चिम एशियाई व्यापार अप्रत्यक्ष था, इंडो-रोमन या इंडो-ग्रीक व्यापार के हिस्से के रूप में। रॉलिंसन 1926। मौर्य सम्राट अशोक महान ने न केवल सीरिया, मिस्र और मैसेडोनिया के साथ राजदूतों का आदान प्रदान किया, बल्कि मध्य और पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए भी काम किया। अरब विद्वान अल-बरूनी ने खुरासान, फारस, इराक और सीरिया में बौद्ध धर्म के निशान खोजे। मध्य एशियाई देशों की सांस्कृतिक परंपराएं कुषाण काल के दौरान, विशेषकर उसके बाद के चरण में, बौद्ध धर्म के प्रसार से प्रभावित हुई। चीन और पश्चिम के बीच महान रेशम मार्ग व्यापार से व्यापार संबंध और मजबूत हुए, जिसमें भारतीयों ने मध्यस्थ के रूप में काम किया। मध्ययुगीन काल के दौरान ख्वारज़मियन विद्वानों अल-बरूनी और अबुलरजाक समरकंद की मैत्रीपूर्ण यात्राओं ने भारत और मध्य एशिया के बीच संपर्कों के इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय का निर्माण किया। कौशिक 1997, पृष्ठ 64। ये संपर्क विविध थे, जिनमें न केवल व्यापार और राजनीतिक संबंध शामिल थे, बल्कि साहित्य, दर्शन, धर्म, चिकित्सा ज्ञान, संगीत, वाद्ययंत्र आदि भी शामिल थे। 13.3 खाड़ी क्षेत्र में भारतीय। खाड़ी क्षेत्र में इस्लाम के प्रभुत्व स्थापित होने से पहले के युग में बड़ी संख्या में भारतीय इस क्षेत्र में चले गए। उनके कारण अलग-अलग थे, जिनमें व्यवसाय स्थापित करना, अरब व्यापारियों के साथ रोजगार की तलाश करना या घर वापस अस्थिरता से बचना शामिल था। बहरीन, ओमान और ओबुल्ला, बसरा में बसने वाले 7 भारतीय समूहों में जुत, भारत में जाट, बयासिरा और सियाबजा शामिल थे। जब इस्लाम का उदय हुआ तो कई भारतीय पहले से ही अरब में रह रहे थे, विविध गतिविधियों में लगे हुए थे। इतिहासकार अहमद 1971 का कहना है कि ये समूह अपने अपने समाज में समाहित हो गए। 7वीं से 10वीं शताब्दी को भारत अरब व्यापार का स्वर्ण युग माना जाता है, जो इस्लाम के उदय और 762 ईस्वी में अरब विश्व की राजधानी के रूप में बगदाद की स्थापना के साथ मेल खाता था। भारत और अरब जगत के बीच संबंध इतने घनिष्ठ थे कि ओबुल्ला का प्राचीन बंदरगाह अंततः भारत के मार्च के रूप में जाना जाने लगा, जो बाद में बसरा में विकसित हुआ। अहमद 1971। इस समय के दौरान यह संभावना है कि बड़ी संख्या में व्यापारी, कारीगर और पेशेवर इस क्षेत्र में चले आए और बस गए। विशेष रूप से बर्माकिड्स, जिन्होंने सदियों तक बगदाद के खलीफाओं के वजीर के रूप में कार्य किया,
मूल रूप से मध्य एशिया के बल्क के प्रमुख और बौद्ध पुजारी थे। उमैयद सरकार की स्थापना के बाद वे दमिश्क चले गए। उनकी जड़ें संभवतः भारत में थी। अहमद 1971। खाड़ी में भारतीय व्यापारी। मध्ययुगीन अरब स्रोतों के प्रारंभिक अभिलेख फारस की खाड़ी और लाल सागर क्षेत्रों में उपनिवेशों में रहने वाले भारतीय व्यापारियों का पहला प्रमाण प्रदान करते हैं। इन स्रोतों से संकेत मिलता है कि हिंदू व्यापारी 9वीं शताब्दी की शुरुआत में फारस की खाड़ी के तट पर शिराज के बंदरगाह में मौजूद थे। इसके अतिरिक्त वे ओमान, सोकोट्रा और अदन के तटों पर बार बार आते जाते रहे। गोपाल 1998, मार्कोविट्स 2000, पृष्ठ 10। सिंधी और गुजराती पृष्ठभूमि के हिंदू और मुस्लिम दोनों व्यापारियों ने हिंद महासागर में समुद्री व्यापार और वित्त में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मार्कोविट्स 2000। बाद के मध्ययुगीन काल में अरब और भारतीय विद्वानों और धार्मिक नेताओं के बीच पर्याप्त सांस्कृतिक और बौद्धिक आदान प्रदान हुआ। मकबूल अहमद 1971, पृष्ठ 38 के अनुसार दक्षिण में मुस्लिम राज्यों की स्थापना के साथ साथ अरब शैक्षिक प्रणाली और शरिया की शुरुआत के कारण अरब धर्मशास्त्रियों, न्यायविदों और विद्वानों का भारत में आगमन हुआ। यह आदान प्रदान उत्तर मध्यकाल में भी जारी रहा। यह उल्लेखनीय है कि कुछ भारतीय मुस्लिम विद्वानों ने भी अरब देशों की यात्रा की और वहां ज्ञान के अपने अपने क्षेत्रों में प्रमुख स्थान हासिल किए। 1498 में वास्को डी गामा ने पूर्वी अफ्रीकी तटों पर और बाद में लाल सागर के बंदरगाहों और अरब प्रायद्वीप के अंदरूनी हिस्सों में भारतीयों को देखा। गोपाल 1992, पृष्ठ 220। भारतीय समुदाय मोचा और अदन के बंदरगाह शहरों के साथ साथ ओरमुज के ताइफ और सन्ना शहरों में भी मौजूद थे। गोपाल 1998। 15वीं शताब्दी में प्राथमिक ओमानी बंदरगाह कलहाट में एक हिंदू मंदिर के साक्ष्य ओमान में भारतीय बसावट का संकेत देते हैं। माइल्स 1966, पृष्ठ 526। ईरान में ओरमुज के अलावा भारतीय यज़द, शिराज, इस्फहान, तेहरान, रेश्त, गिलान, खुरासान और मशाद में बस गए थे। 17वीं शताब्दी के अंत में ओरमुज के पतन के कारण एक नए बंदरगाह गोम्ब्रून या बंदर अब्बास की स्थापना हुई, जहां भारतीय स्थानांतरित हो गए। 1760 तक जब फारसियों ने बंदर अब्बास को छोड़ दिया तो भारतीय अबू शहर, बुशर और बसरा के इराकी बंदरगाह में चले गए। 18वीं शताब्दी के अंत में सिंध के शिकारपुरियों ने गुजराती बनियों का स्थान ले लिया। गोपाल 1997। 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान भारतीयों ने ईरान के माध्यम से मध्य एशिया, काकेशस क्षेत्र और ज़ारिस्ट रूस की यात्रा की। वे बुखारा, समरकंद, ताशकंद, बाकू, सेमाखा, डरबेंड और कोकंद जैसे शहरों में व्यापार और साहूकारी में लगे हुए थे। विद्वानों ने ईरान में एक और बाकू में एक हिंदू मंदिर की उपस्थिति का उल्लेख किया है, जिसे एक ऐसे स्थान के रूप में वर्णित किया गया है जहां एक पुजारी द्वारा भाग लिया जाता है। गोपाल 1998, पृष्ठ 121। भारत, नेपाल और तिब्बत के अलावा बाकू में मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थस्थल के रूप में कार्य करता था। 17वीं और 18वीं शताब्दी में फारस की खाड़ी क्षेत्र पर भारत का प्रभाव छिटपुट व्यापार तक ही सीमित था। हालांकि 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत का प्रभाव अधिक व्यापक हो गया। इस अवधि के दौरान भारत और खाड़ी के बीच संबंध विविध थे और उनके विभिन्न पहलू थे। भारत ने व्यापार, आधुनिकीकरण, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सुधार आंदोलनों और व्यंजन, संगीत, वाद्ययंत्र,
इंटीरियर डिजाइनिंग और वास्तुकला सहित सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एल्मदानी 2003 के अनुसार भारत खाड़ी व्यापार और वाणिज्य में एक प्रमुख भागीदार था और इसका प्रभाव खाड़ी देशों तक फैला हुआ था। इस समय के दौरान भारतीय व्यापारी समुदाय खाड़ी लाल सागर क्षेत्र में अधिक मजबूती से स्थापित हो गए। यह उल्लेखनीय है कि खाड़ी क्षेत्र मूलतः ब्रिटिश भारत का विस्तार था और खाड़ी में भारतीयों को ब्रिटिश प्रजा के रूप में विशेषाधिकार प्राप्त थे। खाड़ी में ब्रिटिश प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में कई भारतीय समुदायों को बसाने में सहायता की। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के मस्कट में 3 अलग-अलग भारतीय समुदाय थट्टाई सिंधी भाटिया, कच्छी भाटिया और खोजा या लुवतिया फले फूले। इन समुदायों के कुछ उद्यमी आज भी फल फूल रहे हैं। एलन जूनियर 1981 प्री 39 से 51। ओमान के अलावा भारतीय व्यापारी समुदाय ईरान, अदन और ट्रुशल स्टेट्स, संयुक्त अरब अमीरात में मौजूद थे। अलसईग 1998, जैन 2004 बी। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करने के अलावा भारतीय कुछ खाड़ी देशों जैसे बहरीन, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात में मोती मछली पकड़ने के उद्योग में भी शामिल थे। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान मोती मछली पकड़ना खाड़ी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस उद्योग के महत्व को स्पष्ट करने के लिए 20वीं सदी की शुरुआत में कुल बहरीन आबादी का 18%, कुवैत में 25%, ट्रुशल तट अमीरात में 31% और कतर में 48% लोग मोती मछली पकड़ने में लगे हुए थे। ज़हलान 1979 पृष्ठ .22। लाल सागर क्षेत्र में स्थित यमन लंबे समय से भारतीयों का घर रहा है। जबकि भारत और यमन के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंध प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, यमन में भारतीयों के होने के ठोस प्रमाण केवल 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक ही मिलते हैं। भारतीय मोचा, साना, हुदैदा और बेतालफाकी जैसे प्रमुख यमनी शहरों में रहते थे। 1839 में अंग्रेजों द्वारा अदन पर कब्जा करने के बाद भारतीयों ने वहां बसना शुरू कर दिया और 1967 में अंग्रेजों के जाने तक उनकी आबादी 20,000 से अधिक हो गई। अदन अन्य यमनी कस्बों के साथ संभवतः हजारों भारतीय निवासी थे, हालांकि उनके इतिहास के बारे में विवरण स्पष्ट नहीं है। वर्तमान में यमन पश्चिम एशिया में सबसे बड़े भारतीय प्रवासी का दावा करता है। जैन 2003 सी। 1920 और 1930 के दशक में जैसे जैसे मोती उद्योग में गिरावट आई, भारतीय व्यापारियों ने अपना ध्यान सामान्य व्यापार पर केंद्रित कर दिया। वे न केवल भारत से बल्कि यूरोप, अमेरिका और जापान से भी सामान आयात करने लगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह प्रवृत्ति लगातार मजबूत होती गई। भारतीय श्रमिक प्रवासी। खाड़ी देशों में भारतीय श्रमिकों की आवाजाही 1973 के तेल उछाल के बाद शुरू हुई एक हालिया घटना की तरह लग सकती है, लेकिन वास्तव में इसकी जड़ें 20वीं सदी की शुरुआत में हैं। 1902 में डीआरसी एक्सप्लोरेशन कंपनी ने तेल अन्वेषण के शुरुआती दिनों में कुछ भारतीयों को रोजगार दिया था। 1909 में स्थापित एंग्लो फारसी ऑयल कंपनी में दिसंबर 1910 तक 368 भारतीय कर्मचारी थे और यह संख्या काफी बढ़ गई। 1925 में 4,890 के शिखर पर पहुंच गई। राष्ट्रीयता प्रतिबंधों के बावजूद 1930 और 1940 के दशक में अन्य तेल कंपनियों के साथ यह प्रवृत्ति जारी रही। खाड़ी देश कुशल, अर्धकुशल और अकुशल कार्यों के लिए लगातार विदेशी जनशक्ति पर निर्भर रहे। सेकोम्बे और लॉलेस 1986 प्री 548 से 74।
हाल के प्रवासन की धारणा के विपरीत खाड़ी में भारतीय श्रमिकों की आमद का एक लंबा इतिहास है, जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में शुरू हुआ था जब इस क्षेत्र में तेल की खोज की गई थी। खाड़ी की तेल कंपनियों में हजारों भारतीय कार्यरत थे और यह प्रवृत्ति 1970 के दशक के मध्य तक बनी रही। 1973 से 74 के दौरान तेल की कीमतों में पर्याप्त वृद्धि के कारण तेल उत्पादन और निर्यात में शामिल खाड़ी देशों के तेल राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे इस क्षेत्र में भारतीय श्रमिकों के प्रवास की गतिशीलता बदल गई। स्कूलों, अस्पतालों, घरों के निर्माण और परिवहन और संचार में सुधार के लिए विकास कार्यक्रम शुरू किए गए। इससे कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों की मांग बढ़ गई। पिछले 30 वर्षों में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी कामगार खाड़ी देशों में गए, जिनमें सऊदी अरब की संख्या सबसे अधिक थी। अन्य प्रमुख नियोक्ताओं में संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कुवैत और बहरीन शामिल है। इस इकाई में तालिकाएं 1, 2, 3 और 4 हाल के वर्षों में उत्प्रवास मंजूरी प्राप्त श्रमिकों की संख्या और श्रम बहिर्प्रवाह के वितरण पर डेटा प्रदान करती है। भारत अधिशेष श्रम के साथ विश्व स्तर पर दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसके पास अच्छी तरह से प्रशिक्षित और शिक्षित जनशक्ति का एक बड़ा पूल भी है। नतीजतन जब उच्च वेतन के अवसर सामने आए तो भारतीयों को खाड़ी देशों की ओर पलायन करने की जल्दी थी। इसके अतिरिक्त भारत से खाड़ी क्षेत्र सहित विभिन्न देशों में प्रवासन की परंपरा कम से कम 19वीं शताब्दी से चली आ रही है। तालिका 13.1 1976 और 2005 के बीच भारत से पश्चिम एशिया में वार्षिक श्रम प्रवास को दर्शाती है। वर्ष श्रमिकों की संख्या 1976 4,200, 1991 1,97,889, 1977 22,900, 1992 4,16,784, 1978 69,000, 1993 4,38,338, 1979 1,71,800, 1994 4,25,385, 1980 2,68,200, 1995 4,15,334, 1981 2,72,000, 1996 4,14,214, 1982 2,24,257, 1997 4,16,424, 1983 2,17,971, 1998 3,55,164, 1984 1,98,520, 1999 1,99,552, 1985 1,60,520, 2000 2,43,182, 1986 1,09,234, 2001 2,78,664, 1987 1,21,812, 2002 3,67,663, 1988 1,65,924, 2003 4,66,456, 1989 1,25,786, 2004 4,74,960, 1990 1,43,565, 2005 5,49,000। स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार। ध्यान दें, आंकड़ों में विदेशी नागरिकों के साथ व्यावसायिक साझेदारी करने वाले व्यक्तियों, विजिट वीजा पर प्रवास करने वाले और रोजगार के लिए रहने वाले और कुशल पेशेवरों, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंप्यूटर विशेषज्ञ,
आदि को शामिल नहीं किया गया है, जिन्हें उपप्रवास मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। पिछले 4 दशकों में 6 मिलियन से अधिक संविदा कर्मचारी भारत से पश्चिम एशिया, विशेष रूप से 6 जीसीसी देशों में चले गए हैं। इसके अतिरिक्त उत्प्रवासन मंजूरी से छूट प्राप्त श्रेणियों में आने वाले लगभग 6 मिलियन भारतीय भी खाड़ी देशों में स्थानांतरित हो गए हैं। इन श्रेणियों में पर्यवेक्षक, कुशल और अर्धकुशल श्रमिक, ड्राइवर, रसोइया, लिपिक कर्मचारी, व्यवसायी, उद्यमी और अवैध प्रवासी शामिल हैं, जो विजिट वीजा से अधिक समय तक रुके और रोजगार पाया। विदेशों में भारतीय ठेका श्रमिकों की आवाजाही एक सुसंगत पैटर्न का पालन नहीं कर रही है। 1992 से 1998 तक इसमें कमी आई, लेकिन 1999 और 2004 के बीच यह अपने चरम पर पहुंच गया। प्रवासन संख्या में उतार चढ़ाव को विभिन्न राजनीतिक अर्थव्यवस्था कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जैसे कि तेल की कीमतों में बदलाव, श्रम आपूर्ति और मांग में बदलाव, अरबीकरण श्रम नीतियां और परिवर्तन। श्रम बाजार की मांग प्रोफाइल। 1999 में सऊदी अरब में रोजगार के लिए प्रवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई थी। यह मुख्य रूप से सऊदीकरण को लागू करने के दृढ़ प्रयासों के कारण था। हालांकि 2002 के बाद से इसमें सुधार हुआ है, लेकिन स्तर 1990 के दशक के मध्य तक वापस नहीं आया है। इनमें से अधिकांश श्रमिक 4 दक्षिण भारतीय राज्यों केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से आते हैं। संयुक्त रूप से ये राज्य खाड़ी देशों में लगभग 70% प्रवासियों का योगदान करते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय 2005। यह ध्यान देने योग्य है कि भर्ती या प्रवासन की पद्धति श्रमिकों की सापेक्ष सफलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। कुवैत में कुशल या अकुशल नौकरियों में काम करने वाले 800 दक्षिण एशियाई पुरुषों के एक सर्वेक्षण से पता चला कि लगभग 34% दोस्तों और रिश्तेदारों के माध्यम से जुड़े हुए थे, जबकि लगभग 50% भर्ती एजेंटों के माध्यम से गए थे। जिन लोगों ने व्यक्तिगत कनेक्शन का उपयोग किया, उन्होंने उच्च वेतन अर्जित किया, उन्हें ऐसी नौकरियां मिली जो उनकी अपेक्षाओं से मेल खाती थी, और एजेंटों पर भरोसा करने वालों की तुलना में अधिक नौकरी से संतुष्टि दर्ज की। शाह 2000। आर्थिक अवलोकन। फारस की खाड़ी क्षेत्र में भारतीयों की आवाजाही 2 प्रमुख कारणों से गतिशील है: प्रवासियों का निरंतर प्रवाह और कार्यबल के कौशल में सुधार। इस प्रवासी को समझना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इस विषय पर सीमित सामाजिक वैज्ञानिक शोध है। परिणामस्वरूप व्यवस्थित अध्ययन के अभाव में समाचार पत्रों की रिपोर्टों पर भरोसा करना आवश्यक हो जाता है। इन स्रोतों के आधार पर यह स्पष्ट है कि खाड़ी देशों में अधिकांश भारतीय अपने काम में ईमानदारी दिखाते हुए कानूनी तरीकों से अपनी आजीविका कमाते हैं। एक छोटा अल्पसंख्यक वर्ग तस्करी, जबरन वसूली और भीख मांगने जैसी अवैध आर्थिक गतिविधियों में संलग्न है। विशेष रूप से इन अवैध गतिविधियों पर रिपोर्ट पहले के खातों की तुलना में अधिक प्रचुर और अच्छी तरह से प्रलेखित है। खाड़ी क्षेत्र में भारतीय अप्रवासियों को मोटे तौर पर 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: ए कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिक, और बी पेशेवर और उद्यमी। खाड़ी देशों में प्रत्येक वर्ग का अनुपात अलग अलग है, लेकिन यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि मध्य पूर्व में लगभग 60 से 70% भारतीय प्रवासन में मजदूर शामिल है। यह समाजशास्त्रीय पैटर्न दक्षिण अफ्रीका, फिजी, मलेशिया और बर्मा के ऐतिहासिक उदाहरणों के समानांतर है, जहां प्रवासियों के विभिन्न समूह जैसे गिरमिटिया और या कंगनी श्रमिक और कुशल कर्मी व्यापारी एक साथ चले गए लेकिन एक दूसरे से अलग रहे। जैन 1990, 1999।
खाड़ी देशों में भारतीय श्रमिकों की नौकरी की स्थिति पर उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि उनमें से लगभग 40% 1980 के दशक तक निर्माण और परिवहन उद्योगों में काम करते थे। कार्यालय और पैरामेडिकल सेवाओं के साथ साथ उपयोगिता और रखरखाव कार्य भी महत्वपूर्ण थे। 1980 के दशक के उत्तरार्ध से खाड़ी में भारतीय प्रवासियों की सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल में धीरे धीरे बदलाव आया है। निर्माण और अन्य कुशल क्षेत्रों में श्रमिकों का प्रभुत्व धीरे धीरे कम हो गया है। संयुक्त अरब अमीरात में एक हालिया अध्ययन भारतीयों के लिए सफेदपोश नौकरियों में वृद्धि का खुलासा हुआ। कपड़ा, सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स और निर्माण उद्योगों में उनकी मजबूत उपस्थिति है। साथ ही बड़ी संख्या में होटल और रेस्तरां भी चल रहे हैं। 1998 में भारतीय विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारतीय प्रवासियों में कुशल और अकुशल श्रमिकों की संख्या लगभग 70% थी, सफेदपोश श्रमिकों की संख्या लगभग 20% थी और पेशेवरों की हिस्सेदारी 10% थी। 1990 के दशक की शुरुआत में संयुक्त अरब अमीरात में लगभग 57% भारतीय प्रति माह 5,000 दिरहम से कम कमाते थे, जबकि लगभग 10% प्रति माह 25,000 दिरहम से अधिक कमाते थे। अधिकांश 3/4 से अधिक प्रति माह 10,000 दिरहम से कम कमाते थे। खाड़ी देशों, विशेषकर संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और कुवैत में कई भारतीय अप्रवासी विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों में लगे हुए हैं। कुछ सुस्थापित व्यापारिक घराने जैसे संयुक्त अरब अमीरात में जशनमल, कुवैत में मल्होत्रा और ओमान में खिमजी रामदास लंबे समय से मौजूद है। अन्य अपेक्षाकृत नए हैं। प्रमुख भारतीय व्यावसायिक घराने खाड़ी भर में काम करते हैं और कई भारतीय कंपनियां इस क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों में भाग लेती है। क्षेत्र में भारतीय मध्यम वर्ग के एक अन्य समूह में इंजीनियर, डॉक्टर, प्रबंधक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंकर, आर्किटेक्ट, वकील और शिक्षक जैसे पेशेवर शामिल हैं। वे देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले भारतीय आप्रवासी कार्यबल का लगभग 10% हिस्सा बनाते हैं। प्रेषण और निवेश के मामले में अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के योगदान ने भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले 3 दशकों में प्रेषण से भारत की विदेशी मुद्रा आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1974 से 75 में कुल राशि $300 मिलियन से कम थी, लेकिन 1984 से 85 तक यह बढ़कर $2,500 मिलियन हो गई थी। भारत की कुल प्राप्तियों में पश्चिम एशिया का हिस्सा 1974 से 75 में 12% था और 1984 से 85 में बढ़कर 58% हो गया। गुलाटी और मोदी के अनुमान के अनुसार 1981 से 82 में पश्चिम एशिया से देश की प्रेषण प्राप्तियों का 42% हिस्सा अकेले केरल का था। एनआरआई जमा भारत को भुगतान संतुलन संकट से बचने में मदद करने में सहायक रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग के 1948 से 49 के डेटा से पता चलता है कि 1970 के दशक के मध्य से अनिवासी भारतीय जमा (एनआरडी) में लगातार वृद्धि हो रही है। 1974 से 75 तक एनआरडी पर निर्भरता न्यूनतम थी। हालांकि ये जमाएं लगातार 1974 से 75 में $40 मिलियन से बढ़कर 1979 से 80 में $1.04 बिलियन हो गई। 1980 के दशक में एनआरडी पर निर्भरता काफी बढ़ गई। 1990 से 91 में $10.6 बिलियन तक पहुंच गई,
जिसके बाद खाड़ी युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर वापसी के कारण 1991 से 92 में यह पहली बार गिरकर $7.8 बिलियन हो गई। इसके बाद एनआरडी फिर से बढ़ गया, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सोने और एसडीआर को छोड़कर जनवरी 1994 तक $10.2 बिलियन, 1999 तक $34.0 बिलियन और 2005 तक $150.0 बिलियन से अधिक होने का अनुमान लगाया गया। जो भारतीय कामगार अक्सर अपने परिवार के बिना खाड़ी देशों में प्रवास करते हैं, वे अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचा लेते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि खाड़ी में रहने के दौरान उन्हें मुफ्त भोजन, आवास और परिवहन मिलता है। घर वापस भेजे गए पैसे का उपयोग मुख्य रूप से घरों को बनाए रखने, कर्ज चुकाने, जमीन और घर खरीदने और उपभोक्ता वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कुछ रिपोर्टें केरल और अन्य जगहों के खाड़ी प्रवास क्षेत्रों में शादियों और उत्सव के आयोजनों पर अत्यधिक खर्च का संकेत देती है। विशेष रूप से प्रेषण का केवल एक छोटा सा हिस्सा आर्थिक रूप से उत्पादक उद्यमों में निवेश किया गया प्रतीत होता है। नायर 1989 344 के अनुसार उपलब्ध साक्ष्य से पता चलता है कि प्रवासन और परिणामी प्रेषण का राज्य अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक विकास दर पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है। इसी तरह रोजगार दर, श्रम बाजार की स्थिति, कृषि विकास या औद्योगिकरण पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है। ऐसा लगता है कि केरल में आने वाले प्रेषण का एक बड़ा हिस्सा भारत के अन्य क्षेत्रों में समाप्त हो जाता है। यह उपभोग वस्तुओं और निर्माण सामग्रियों के व्यापार के माध्यम से होता है, जो उपभोग पैटर्न में बदलाव और आवास निर्माण में तेजी से प्रेरित होता है। जबकि कई खाड़ी कर्मचारी धन भेजने के लिए आधिकारिक चैनलों का उपयोग करते हैं, वहीं एक महत्वपूर्ण संख्या हवाला और अन्य अवैध चैनलों जैसे अनौपचारिक तरीकों का विकल्प चुनती है। ये अनौपचारिक चैनल अक्सर प्रत्येक डॉलर के लिए कमीशन की पेशकश करते हैं और वे अपनी गति और विश्वसनीयता के लिए जाने जाते हैं। ऐसे लेनदेन को विनियमित करने के पिछले प्रयास सफल नहीं रहे हैं। भारत में एनआरआई निवेश के संबंध में यह तर्क दिया जा सकता है कि खाड़ी और अन्य एनआरआई की भारत में निवेश करने और अपनी भारतीय नागरिकता बनाए रखने की इच्छा देशभक्ति के प्रदर्शन के बजाय मुख्य रूप से एक आर्थिक निर्णय है। यदि भारत व्यवसाय संचालन के लिए प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करता है, तो एनआरआई द्वारा निवेश करने की संभावना है, अन्यथा वे वैकल्पिक विकल्प चुन सकते हैं। यह प्रवृत्ति 1990 से 1991 के कुवैती संकट के दौरान स्पष्ट हुई, जब भारतीय अर्थव्यवस्था को भुगतान संतुलन संकट का सामना करना पड़ा। भारत में एनआरआई निवेश में कमी आई और कई एनआरआई ने अपनी एफसीएनआर जमा को नवीनीकृत नहीं करने का विकल्प चुना, इसके बजाय विदेश में निवेश करने का विकल्प चुना। 1998 में रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स की सफल सदस्यता $4.16 बिलियन का उत्पादन काफी हद तक एनआरआई को दी गई अनुकूल शर्तों के कारण थी। विशेष रूप से कुल प्राप्तियों का 40 से 50% मध्य पूर्व में एनआरआई से आया। भारत में वर्तमान खाड़ी प्रेषण लगभग 10 अरब अमेरिकी डॉलर का अनुमान है। खाड़ी देशों, विशेषकर संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय प्रवासियों का एक छोटा सा हिस्सा तस्करी, नशीले पदार्थों और हथियारों के व्यापार, जबरन वसूली और अन्य विध्वंसक गतिविधियों जैसी आपराधिक गतिविधियों में संलग्न है। दुबई, विशेष रूप से सोने, चांदी, कीमती धातुओं और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की तस्करी से जुड़े होने का इतिहास रहा है। कुछ संख्या में भारतीय और पाकिस्तानी तस्कर दुबई में रहते हैं और काम करते हैं। हाल तक
लगभग 150 टन सोने और 1300 टन चांदी की वार्षिक तस्करी होती थी, जो भारत में प्रवेश करती थी। ऐसा लगता है कि तस्करी के प्रति अमीरात के दृष्टिकोण में इसे अनदेखा करना शामिल है, जब तक कि इससे शांति भंग न हो। हालांकि यदि कोई परेशानी होती है, तो स्थानीय अधिकारी कड़ी कार्रवाई करते हैं। उदाहरण के लिए, दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस का विरोध करने के लिए लगभग 3000 पाकिस्तानी और 500 भारतीय मुस्लिम आप्रवासियों, जिनमें से कई अवैध थे, को निर्वासित कर दिया गया था। कुछ अनिवासी भारतीयों (NRI) से जुड़े भारतीय संबंधों में तनाव का एक स्रोत मार्च 1993 में बॉम्बे में हुए बम विस्फोट थे, जिसके परिणामस्वरूप 257 मौतें हुई, 700 से अधिक घायल हुए और 27 रुपए करोड़ की संपत्ति का नुकसान। यह स्पष्ट नहीं है कि यह बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़ा था या नहीं, लेकिन भारत ने दाऊद इब्राहिम के गिरोह को आक्रामक तरीके से निशाना बनाया था, जिसे इंटरपोल ने आतंकवादी घोषित किया था, जिसका संयुक्त अरब अमीरात में व्यापक कारोबार था। भारत खाड़ी व्यापार के अन्य संबंधित पहलुओं में तस्करी और ऊंट दौड़ के लिए दक्षिण एशियाई बच्चों को नियोजित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त कुछ भारतीय प्रवासी अवैध गतिविधियों में संलग्न है, जैसे बुजुर्ग अरबों का युवा, गरीब मुस्लिम लड़कियों से शादी करना और गुप्त देह व्यापार। खाड़ी में, विशेषकर मुंबई में, कुछ भारतीय उद्यमियों के लिए जबरन वसूली एक बढ़ता हुआ उद्योग बन गया है। सालाना लगभग 800 फिल्मों का निर्माण करने वाले बॉलीवुड को पिछले 5 वर्षों में दाऊद इब्राहिम गिरोह के अबू सलेम गुट द्वारा जबरन वसूली की धमकियों के लिए निशाना बनाया गया है। फिल्म निर्माता आम खतरों को स्वीकार करते हैं, अक्सर राशि पर बातचीत करने के बाद भुगतान करते हैं। जनवरी 1995 और जनवरी 2000 के बीच 10 प्रमुख फिल्मी हस्तियों की या तो हत्या कर दी गई या उन पर जबरन वसूली करने वालों ने हमला कर दिया। धन प्राप्त करने के लिए धमकियों का उपयोग करने के अलावा दुबई में स्थित कुछ अपराधियों ने भी मुंबई फिल्म उद्योग में अपनी जगह बना ली है। मनोरंजन क्षेत्र का वैश्वीकरण, केबल टेलीविजन से प्रतिस्पर्धा, डीवीडी और वीसीडी के माध्यम से चोरी का बढ़ना और फिल्मों की अनधिकृत निजी स्क्रीनिंग जैसे कारकों ने सामूहिक रूप से भारतीय फिल्म उद्योग को झटका दिया है। इसी संदर्भ में इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड के काले धन की घुसपैठ हुई है। माफिया की रुचि फिल्म निर्माण से परे बढ़ते विदेशी बाजार में फिल्मों के वितरण अधिकार हासिल करने तक फैली हुई है। विदेशी बाजार, जिसे कभी हिंदी फिल्म निर्माताओं के लिए आय का एक छोटा स्रोत माना जाता था, अब एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है। अनुमानतः विदेशी क्षेत्र जबरन वसूली करने वालों की पसंदीदा मांग बनने लगी। यह स्थिति गैंगस्टरों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करती है। एक डमी वितरक को मुखौटा बनाकर वे विदेशी मुद्रा लाने का नाटक करके धन शोधन कर सकते हैं। कानूनी रूप से अर्जित इस धन का उपयोग निर्माण, परिवहन और होटल उद्योगों में उनके गुमनाम लेकिन वैध व्यवसायों को वित्तपोषित करने के लिए किया जाता है। जबकि दुबई विभिन्न अपराधियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल के रूप में कार्य करता है, मक्का और मदीना के पवित्र शहर बाल भिखारियों के लिए स्वर्ग बन गए हैं। ऐसा अनुमान है कि हर साल लगभग 1000 से 1500 भारतीय बच्चे, लड़के और लड़कियां दोनों, इस भीख मांगने के रैकेट में शामिल होते हैं, खासकर हज अवधि के दौरान। इनमें से लगभग 400 बच्चे अकेले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से आते हैं। अनुमान बताते हैं कि इस रैकेट को चलाने वाला माफिया खर्च घटाने के बाद प्रति बच्चा सालाना लगभग 5 लाख रुपए कमाता है। इसमें शामिल बच्चों की संख्या के आधार पर
सऊदी अरब में भारतीय बच्चों द्वारा भीख मांगने का आर्थिक स्तर कई करोड़ रुपए का कारोबार है। सामाजिक संस्था। विदेशों में भारतीय समुदाय खुद को कैसे संगठित करते हैं, इसके बारे में आम धारणा अक्सर रवींद्रनाथ टैगोर की बरगद के पेड़ की उपमा से की जाती है। टैगोर के अनुसार विदेशों में भारतीय बस्तियां एक पूजनीय बरगद के पेड़ की विशाल शाखाओं के बराबर है। हालांकि यह सादृश्य वास्तविकता से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। जिस तरह से प्रवासी भारतीय समुदाय सामाजिक रूप से संगठित होते हैं, वह विभिन्न स्थानीय कारकों से प्रभावित होता है, जिसमें रोजगार की स्थिति एक महत्वपूर्ण कारक होती है। रोजगार के प्रकार, जैसे कि गिरमिटिया या मजदूरी, व्यापार या एक पेशा, और औपनिवेशिक या महानगरीय समाजों में सामाजिक राजनीतिक स्थितियां प्रवासी भारतीयों के बीच सामाजिक संगठन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अलग अलग स्थानों पर इन स्थितियों के कारण जाति, रिश्तेदारी, परिवार और धर्म जैसे तत्वों में परिवर्तन होते हैं। विभिन्न औपनिवेशिक समाजों में आप्रवासी भारतीयों की स्वतंत्रता सामाजिक संगठन के स्वदेशी पैटर्न को बदलने में एक प्रमुख कारक है। उदाहरण के लिए, वेस्ट इंडीज, मॉरिशस और फिजी में समुदाय, जो मुख्य रूप से गुलामी जैसे गिरमिटिया श्रम प्रवास के माध्यम से बने थे, बर्मा, मलेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका में कम जबरदस्ती वाले समुदायों की तुलना में अधिक क्रांतिकारी परिवर्तन से गुजर रहे हैं, जिन्हें कॉलोनी के माध्यम से भर्ती किया गया था। मैस्ट्री सिस्टम। उन देशों में जहां भारतीय मार्ग या मुक्त प्रवासन जैसी प्रणालियों के तहत अधिक स्वतंत्र रूप से प्रवास करते हैं, जैसे कि केन्या, युगांडा और तंजानिया, सामाजिक संगठन में परिवर्तन न्यूनतम है। इसी तरह के तर्क ब्रिटेन, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में हाल के प्रवासियों और उनके समुदायों के लिए भी दिए जा सकते हैं, जिन्हें अक्सर प्रतिभा पलायन कहा जाता है। क्या उल्लिखित परिकल्पना पश्चिम एशिया में भारतीयों पर लागू होती है? यह एक अनुभवजन्य प्रश्न बना हुआ है। इस चर्चा का उद्देश्य इस बात पर प्रकाश डालना है कि बरगद के पेड़ परिप्रेक्ष्य के बजाय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रवासी भारतीयों के बीच सामाजिक संगठन के विकसित होते पैटर्न का अध्ययन करना अधिक व्यावहारिक है। बरगद के पेड़ का दृश्य बताता है कि सामाजिक सांस्कृतिक पैटर्न को दूसरी जगह स्थानांतरित करना आसानी से होता है। हालांकि यह सच नहीं है। कौन प्रवास करता है, उनके कारण और वे कहाँ जाते हैं, जैसे कारकों पर विचार करते हुए प्रवासन प्रक्रिया स्वयं इस धारणा पर सीमा लगाती है। फारस की खाड़ी में भारतीयों की जीवन स्थितियां यह दर्शाती है। पश्चिम एशिया में भारतीयों का प्रवास अधिकतर पुरुषों द्वारा होता है। बहुत से लोग अपनी पत्नियों को साथ नहीं ला सकते हैं या नहीं लाना चाहते हैं, जिससे विशेष रूप से श्रमिकों के बीच एक महत्वपूर्ण लिंग असंतुलन पैदा हो गया है। इससे खाड़ी देशों में भारतीय समुदाय बनाना मुश्किल हो जाता है। पेशेवर और उद्यमियों सहित मध्यम वर्ग एक अपवाद है, लेकिन विभिन्न कारणों से परिवार के सभी सदस्य उनके साथ नहीं जाते हैं। बड़े बच्चे अक्सर शिक्षा के लिए भारत या विदेश में अलग रहते हैं, जो कि अधिकांश खाड़ी देशों में महंगा या अनुपलब्ध है। अल्पकालिक प्रवास और घर लौटने की संभावना फारस की खाड़ी में भारतीय प्रवास को परिभाषित करती है। बिहार के एक अध्ययन में पाया गया कि लगभग 2/3 कामकाजी वर्ग के प्रवासी 2 से 6 साल तक रुके और 85% 2 से 8 साल के बीच रहे। अध्ययन में चक्रीय प्रवासन का भी उल्लेख किया गया है। 25% ने एक बार, 42% ने 2 बार, 21% ने 3 बार और 12% ने 4 बार या अधिक प्रवास किया। रहमान, 2003। मध्यम वर्ग के लिए तुलनीय डेटा उपलब्ध नहीं है। अल्पकालिक प्रवास और चक्रीय प्रवासन दोनों ही समुदाय को निरंतर परिवर्तन में रखते हैं।
आप्रवासियों के बीच सामुदायिक जीवन पर विचार करने में मेजबान समाज का रवैया महत्वपूर्ण है। खाड़ी देश इस बारे में स्पष्ट है। वेनर 1982 के अनुसार मध्य पूर्व में प्रवासियों को आर्थिक व्यवस्था में शामिल किया गया है, लेकिन सामाजिक संरचना से बाहर रखा गया है। लक्ष्य पृथक्करण है, एकीकरण या आत्मसातीकरण नहीं। अरबों और प्रवासियों के बीच सामाजिक संपर्क न्यूनतम रखा गया है और प्रवासियों की बढ़ती संख्या विस्तारित अवधि के लिए रुकती है। कुछ शेष कानूनी रूप से अस्थायी निवासियों को छोड़ने के सरकारी आदेशों के अधीन है। यह उद्धरण मध्य पूर्व में मेजबान देशों के रवैये से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालता है। भारतीय प्रवासियों को कानूनी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, जिसमें स्थायी निवास, देशीयकरण या नागरिकता की कोई संभावना नहीं होती है। राजनीतिक रूप से खाड़ी शासन सत्तावादी है, जो किसी भी राजनीतिक या ट्रेड यूनियन अधिकारों से इनकार करते हैं। आर्थिक रूप से बाजार की ताकतें और कुछ अव्यवस्थाएं, जैसे कि विभाजित वेतन संरचना और घरेलू सेवा क्षेत्र में जबरदस्ती प्रबल है। सामाजिक रूप से खाड़ी समाज पितृसत्तात्मक लोकाचार का पालन करते हैं, जिसमें अरब और गैर-अरब निवासियों के बीच ध्यान देने योग्य द्वंद्व है। जबकि नस्लवाद अनुपस्थित है, वतनी बनाम गैरवतनी, मूल बनाम गैरमूल और मुस्लिम बनाम गैर मुस्लिम जैसे कारकों के आधार पर मजबूत भेद मौजूद हैं। अंत में सभी खाड़ी देशों में इस्लाम राज्य धर्म है और किसी भी प्रकार की आलोचना, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, सख्त वर्जित है और इसके परिणामस्वरूप गंभीर सजा हो सकती है। उपरोक्त चर्चा से संकेत मिलता है कि अधिकांश भारतीय आप्रवासियों, विशेषकर श्रमिक वर्ग के लोगों के लिए फारस की खाड़ी के देशों में संगठित सामुदायिक जीवन की कमी है। मध्यम वर्ग के बीच सामुदायिक जीवन का कुछ स्तर मौजूद है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह सामुदायिक जीवन किस हद तक पारंपरिक भारतीय सामाजिक संरचनाओं जैसे जाति व्यवस्था, परिवार और रिश्तेदारी, गांव और जाति पंचायत, सामाजिक नियंत्रण एजेंसियां, धर्म और त्योहारों और क्षेत्रीय भाषाई संबंधों से प्रभावित है। दुर्भाग्य से इस विषय पर अध्ययन की कमी है और हम फारस की खाड़ी में समकालीन पेशेवरों, व्यापारियों और अन्य उद्यमशील समूहों की सामाजिक उत्पत्ति के बारे में भी नहीं जानते हैं। जबकि समाचार पत्रों की रिपोर्टों और जानकार व्यक्तियों का सुझाव है कि खाड़ी के अप्रवासियों के बीच क्षेत्रीय भाषाई संबंध धार्मिक संबंधों से कहीं अधिक मजबूत है, लेकिन विवरण अच्छी तरह से प्रलेखित नहीं है। ऐसा लगता है कि सामुदायिक जीवन क्षेत्रीय भाषाई संघों के माध्यम से व्यवस्थित होता है। यह उल्लेखनीय है कि खाड़ी भारतीयों के बीच समुदाय प्रजन के बजाय नए आप्रवासन के माध्यम से अधिक कायम रह सकता है। लोगों के एक छोटे समूह को छोड़कर, जो लंबे समय से खाड़ी देशों में हैं, मुख्य रूप से पहले के व्यापारियों के वंशज हैं और जिन्होंने स्थानीय संस्कृति को पूरी तरह से अपना लिया है, खाड़ी में अधिकांश भारतीय अप्रवासी अपनी भारतीय पहचान और सांस्कृतिक आदतों को बनाए रखते हैं। व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए यह लगभग वैसा ही है जैसे खाड़ी देश भारत का विस्तार है। कई प्रवासी 2 से 6 साल के भीतर भारत लौट आते हैं और जो लोग शादियों, व्यापार, तीर्थयात्रा और दर्शनीय स्थलों की यात्रा जैसे कार्यक्रमों के लिए वापस आते हैं, वे अन्य अनिवासी भारतीयों (NRI) की तुलना में अधिक बार ऐसा करते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी धारणा है कि कई खाड़ी NRI भारत में जीवन साथी ढूंढते हैं, जिससे अरब सागर के पार पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं। खाड़ी में भारतीयों का सामाजिक जीवन अक्सर अलग-अलग होता है। कई लोग नियमित जीवन शैली का पालन करते हुए मूल अरब क्षेत्रों से दूर शिविरों में रहते हैं।
इससे कामकाजी वर्ग के भारतीय अप्रवासियों के बीच एक एकजुट समुदाय बनाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हालांकि मध्यम वर्ग के भारतीय, जो लंबे समय तक रहने की उम्मीद करते हैं, अपने परिवारों के साथ रहते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्कूलों, खेल क्लबों, कला केंद्रों और महिला संघों सहित सामाजिक सांस्कृतिक संघों का एक नेटवर्क विकसित कर रहे हैं। वेनर 1982 ने 1950 के दशक की शुरुआत में नोट किया था कि यह प्रक्रिया हाल ही में न्यूनतम दृश्यता के साथ शुरू हुई थी। अब कुवैत, बहरीन, दुबई, अबू धाबी और ओमान में भारतीय खेल क्लब, जहां मध्यम वर्ग मिलजोल कर सकता है, खा सकता है, खेल खेल सकता है और अपने सामाजिक जीवन में शामिल हो सकता है, वहां सदस्यता के लिए लंबी प्रतीक्षा सूची है। 1974 में ओमान के सुल्तान ने भारतीयों को एक सामाजिक केंद्र के निर्माण के लिए जमीन दी। इससे भारतीय बच्चों के लिए कई स्कूलों, एक रोमन कैथोलिक चर्च, प्रोटेस्टेंट चर्च और सिख समुदाय के लिए एक गुरुद्वारा सहित विभिन्न मंदिरों की स्थापना हुई। वेनर 1982। बहरीन और दुबई में भी एक मंदिर है। बहरीन का मंदिर 100 साल से अधिक पुराना है। अन्य स्थानों में हिंदू अक्सर अपने त्योहार कम ध्यान देने योग्य स्थानों पर या निजी तौर पर मनाते हैं। सऊदी अरब में गैर मुस्लिम भारतीय प्रवासियों को धार्मिक किताबें या मूर्तियां लाने पर प्रतिबंध है और इस्लाम के किसी भी नकारात्मक संदर्भ को ईशनिंदा माना जाता है। 1992 में शारजाह की एक अदालत ने द एंड्स दैट फेस्ट ऑन कॉर्प्सेस नामक नाटक का मंचन करने के लिए 11 भारतीय थिएटर कार्यकर्ताओं को 6 साल की जेल की सजा सुनाई। वैश्वीकरण ने 1990 के दशक में फिल्मों, संगीत समारोहों, फैशन शो और थिएटरों को शामिल करते हुए भारतीय मनोरंजन उद्योग का काफी विस्तार किया है। यह वृद्धि अंडरवर्ल्ड और अन्य माध्यमों से कनेक्शन के साथ मध्य पूर्व तक फैली हुई है। क्षेत्र के प्रमुख शहर नियमित शो की मेजबानी करते हैं, जिसमें न केवल अनिवासी भारतीय समुदाय बल्कि अरब जनता भी दर्शकों को आकर्षित करती है। यह लोकप्रियता भारत और मध्य पूर्व के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत समानता से उत्पन्न हो सकती है। अरबों के बीच फुटबॉल पसंदीदा खेल होने के बावजूद भारतीय खेल संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्रिकेट ने खाड़ी क्षेत्र में अपनी जगह बना ली है। क्रिकेट मैच, विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात में, काफी लोकप्रिय है, जिससे विश्व कप को प्रतिष्ठा मिल रही है। भारतीय भोजन, फैशन और आभूषण भी मध्य पूर्व में पर्याप्त पैठ बना रहे हैं। प्रोफेसर जैन कहते हैं कि प्रवासी भारतीय भारतीयता के धार्मिक, भाषाई, पाककला और प्रदर्शनात्मक पहलुओं से एक मजबूत संबंध बनाए रखते हैं। अरब इस्लामी संदर्भ में भारतीय अभिव्यंजक और प्रदर्शन कलाएं धार्मिक प्रतिबंधों से बाधित कला रूपों के पूरक तत्वों के रूप में काम करती हैं। 13.4 इजराइल में भारतीय प्रवासी। लगभग 2000 वर्षों से भारत में रहने वाले भारतीय यहूदी समुदाय में 3 अलग-अलग समूह शामिल थे: बेने इजराइल, कोचिनिस और बगदादी। जबकि बेने इजराइल और कोचिनी की उत्पत्ति प्राचीन है, जिनकी जड़ें कोंकण क्षेत्र और मालाबार तट में हैं, बगदादी 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान इराक, ईरान, सीरिया, तुर्की, यमन आदि से भारत आए और मुख्य रूप से बस गए। बम्बई और कलकत्ता में वेल 2002। 1948 में इजराइल के गठन के दौरान भारत में कुल यहूदी आबादी 30,000 से कम थी। 1951 तक उनकी अनुमानित संख्या इस प्रकार थी: बेने इजराइल 20,000, कोचिनी 2,500 और बगदादी 5,000। इजराइल 1998 प्री 8 से 10। समय के साथ, विशेष रूप से इजराइल और अन्य देशों में प्रवास के कारण,
आज भारत में उनकी आबादी घटकर लगभग 2000 रह गई है। एक अनुमान से पता चलता है कि 1948 और 1987 के बीच 25,214 भारतीय यहूदी इजराइल चले गए। अब्राहम 1995 पृष्ठ 110। प्रवासी भारतीय यहूदी, विशेष रूप से बेने इजराइल और कोचिनी, अपने वंशजों के साथ सफलतापूर्वक अपनी नई मातृभूमि में बस गए हैं। वर्तमान में भारतीय मूल के लगभग 60,000 यहूदी इजराइल में एक विशिष्ट प्रवासी समूह बनाते हैं। भारतीय यहूदियों को इजराइल में बसाने और एकीकृत करने का कार्य चुनौतीपूर्ण रहा है। आप्रवासी अवशोषण पर इजरायली सरकार की नियंत्रित नीति के कारण भारतीय यहूदी, जो मुख्य रूप से शहरी आधारित थे और भारत में विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए थे, को कृषि आधारित मोशविम या विकास शहरों में बसने के लिए निर्देशित किया गया था। अब्राहम 1995 पृष्ठ 115, कुशनर 1973। शहरी जीवन से ग्रामीण बस्तियों की ओर इस बदलाव ने शुरू में इजरायली समाज में भारतीय और अन्य ओरिएंटल यहूदियों को आर्थिक रूप से हाशिए पर धकेल दिया। शिक्षा, संस्कृति और कल्याण में सरकारी नीतियों के कारण हाशिए पर जाने की स्थिति और अधिक बढ़ गई। 1953 के राज्य शिक्षा कानून और 1950 के दशक के अंत में यहूदी चेतना कार्यक्रम ने सभी यहूदी बच्चों के लिए एक एकल पाठ्यक्रम को बढ़ावा दिया, जिसमें एश्केनाज़ी इतिहास और साहित्य पर भारी जोर दिया गया। यूरोपीय विषयों में व्यापक पाठ्यक्रम ओरिएंटल यहूदियों के बच्चों को नुकसान में डालते हैं। 1960 के दशक में बेने इजराइल को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिसे पूर्ण यहूदी नहीं कहा गया। उनके विवाहों की जांच की गई, जिससे एक सामाजिक धार्मिक मुद्दा एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गया। 1963 में बेने इजराइल को पूर्ण यहूदी घोषित करने वाला एक विधेयक मपई और राष्ट्रीय धार्मिक पार्टी द्वारा पराजित हो गया था। आखिरकार 1964 में इस मुद्दे पर विशेष रूप से बुलाए गए सत्र स्ट्रिट्ज़ोवर 1966 में नेसेट द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद चीफ रब्बिनेट ने बेने इजराइल के खिलाफ निर्देश हटा दिया। हालांकि विवाद सुलझ गया, लेकिन इसने समुदाय को कलंकित कर दिया। तब से इजराइल में भारतीय यहूदियों ने जीवन के विभिन्न पहलुओं में उल्लेखनीय प्रगति की है। इजराइल में नए आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण को अपनाने की प्रारंभिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने शिक्षा और व्यवसाय में उल्लेखनीय गतिशीलता दिखाई है। भेदभाव और बाधाओं का सामना करने के बावजूद भारतीय यहूदी सफलतापूर्वक इजरायली समाज में एकीकृत हो गए हैं। हाल के वर्षों में भारतीय यहूदियों के केंद्रीय संगठन और इजराइल भारत सांस्कृतिक संघ जैसे संगठनों की स्थापना इजराइल में भारतीय यहूदी प्रवासी के एकीकरण पर प्रकाश डालती है। 13.5 निष्कर्ष। फारस की खाड़ी क्षेत्र के साथ भारत के व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों की जड़ें प्राचीन हैं, लेकिन वहां भारतीयों के बसने के प्रमाण केवल 16वीं शताब्दी से मिलते हैं। बनियान के नाम से जाने जाने वाले भारतीय व्यापारियों के छोटे समुदाय 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान वर्तमान इराक, ईरान, ओमान, यमन और सऊदी अरब में मौजूद थे। 19वीं शताब्दी में जैसे ही यह क्षेत्र ब्रिटिश प्रभाव में आया, भारतीय व्यापारी समुदाय विभिन्न खाड़ी शहरों में पनपे। भारतीयों ने बैंकरों, आयातकों और निर्यातकों, सीमा शुल्क अधिकारियों, किसानों और स्थानीय व्यापारियों के एजेंटों, सरकारी ठेकेदारों, फाइनेंसरों और अन्य के रूप में विविध भूमिकाएं निभाईं। तेल उत्पादक और निर्यातक अर्थव्यवस्थाओं के रूप में खाड़ी देशों के उदय से क्षेत्र में भारतीय और अन्य प्रवासी समुदायों में महत्वपूर्ण बदलाव आए। श्रम की मांग में वृद्धि हुई,
जिससे बड़ी संख्या में भारतीयों को विभिन्न नौकरियों के लिए खाड़ी देशों में स्थानांतरित होने के लिए प्रेरित किया गया। यह प्रवृत्ति 70 के दशक के मध्य में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ शुरू हुई। वर्तमान में 6 खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों और यमन में लगभग 3.5 मिलियन भारतीय प्रवासी हैं। भारतीय कुल प्रवासी आबादी का लगभग 1/3 और संपूर्ण जीसीसी आबादी का 10% हिस्सा बनाते हैं। इन देशों में सऊदी अरब में सबसे बड़ी भारतीय आबादी 1.6 मिलियन है। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात 1.3 मिलियन, ओमान 4,50,000 और कुवैत 4 लाख है। ऐतिहासिक कारकों के कारण भारतीय प्रवासियों को खाड़ी समाजों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो मुख्य रूप से किराएदार और पितृसत्तात्मक प्रकृति के हैं। फारस की खाड़ी क्षेत्र से परे इजराइल पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में दूसरे सबसे बड़े बसे हुए भारतीय समुदाय की मेजबानी करता है। 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद से 1987 तक 25,000 से अधिक भारतीय यहूदी वहां चले गए। कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद इजराइल में भारतीयों का जीवन अब अच्छी तरह से स्थापित है, जिनकी संख्या लगभग 60,000 है। पश्चिम एशिया में भारतीय प्रवासी समकालीन अंतर्राष्ट्रीय मानव आंदोलन और निपटान के सबसे कम अध्ययन किए गए पहलुओं में से एक है।